घंटे में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। और खास खबर में हम बात करेंगे उत्तराखंड की। उत्तराखंड में 2027 में चुनाव है, लेकिन तैयारियों का सिलसिला शुरू हो चुका है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 3 दिवसीय दौरे पर देहरादून है। 4 और 5 जून को राहुल गांधी भी वहां पे रहेंगे। बीजेपी की इच्छा है कि हैट्रिक लगाई जाए और कांग्रेस कोशिश करेगी कि 10 साल बाद में वापसी हो। खैर, ये जनता तय करेगी और उस समय क्या रहेगा। लेकिन फिलहाल ये कहा जा सकता है कि अगर उत्तराखंड की यूं बात करें तो वहां काफी सियासी पारा चढ़ा हुआ है। पहाड़ों में बेशक मौसम ने हल्की राहत दी हो, लेकिन सियासत में राहत की खबर अभी फिलहाल नहीं कह सकते, क्योंकि नितिन नवीन पार्टी के सुप्रीमो हैं, वो पहुंचे हैं और राहुल गांधी के आने के बाद काफी हलचल तेज और होगी, और होनी भी चाहिए क्योंकि चुनाव है अगले साल ही। तो चले आज इसी को, तैयारियों को लेकर के और किसका क्या कहना है उसको लेकर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे सहयोगी और हमारे उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ श्रीनिवास पंत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कमलेश रमन जी भाजपा प्रदेश प्रवक्ता हमारे साथ हैं, और मंजू त्रिपाठी जी कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता हमारे साथ हैं। सभी का स्वागत है। श्रीनिवास, आपके पास में आना चाहूंगा। चुनावी साल होती है तो जाहिर सी बात है, आ रहे हैं क्या? जब होती है तो जाहिर सी बात है कि काफी हलचल होती है। और पार्टी, किसी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हो और वो भी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का हो, तो फिर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देवभूमि में किस तरह की हलचल होगी। तो ये दोनों नेताओं के दौरे होने वाले हैं। राहुल गांधी का होगा और नितिन नवीन ऑलरेडी दौरे पर हैं। तो कैसी हलचल कही जा सकती है इसे वहां? बिल्कुल योगेंद्र जी, देखिए, जब भी किसी राजनीतिक दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष लेवल का कोई पदाधिकारी किसी छोटे से प्रदेश में पहुंचता है तो जाहिर सी बात है तमाम कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार हो जाता है, वो लवरेज हो जाते हैं और अलग अलग संगठन में पदाधिकारी की भूमिका निभाते हुए, सरकार में एडजस्टमेंट करते हुए, सरकार और संगठन में कैसा तालमेल है, यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने स्वागत से लेकर के कोर ग्रुप की बैठक तक हर जगह उत्साह और उत्साह ही नजर आता है। खास तौर पर जब वो चुनावी वर्ष हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष
हो, पहली मर्तबा दौरा हो रहा हो और राष्ट्रीय अध्यक्ष के आने के बाद हर किसी को एक उम्मीद रहती है कि क्या उनको सीखने को मिलेगा, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष की एक अपनी टीम होती है। और जब चुनावी साल मुहाने पर खड़ा हो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष किस एंगल पर काम करना चाहते हैं, किस एजेंडे के तहत चलना चाहते हैं, पार्टी का संगठन क्या कहता है, सरकार और संगठन में अगर कहीं मनमुटाव भी लगेगा उसको दूर कैसे किया जाएगा। छत्रप कई बन जाते हैं, गुटबाजी कई बार हो जाती है। उन गुटबाजी को खत्म करने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष का केवल उनको एक प्लेटफॉर्म पर लाना ही अपने आप में सबसे बड़ा काम हो जाता है कि किसी की गुटबाजी भी होगी, अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कह दिया किसी पूर्व मुख्यमंत्री को, किसी सांसद को, किसी मुख्यमंत्री को, किसी विधायक को कि आपकी कोई नाराजगी है भरी मीटिंग में, तो जाहिर सी बात है। बिल्कुल एग्जाम्पल है, अगर आप देखेंगे 2022 विधानसभा चुनाव की बात कर लीजिए या 17 की बात कर लीजिए, जब केंद्रीय गृह मंत्री या यूं कहें कि तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर अमित शाह आए थे, एक बहुत बड़ी बैठक थी जहां भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ता, कुछ पदाधिकारी हमेशा से गुटबाजी की बात कहते थे, लेकिन जब उस संगठन की बड़ी बैठक हो रही थी, मंच से राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक सवाल किया कि किसी को कोई नाराजगी है तो खुल के बोलिए, एक भी हाथ नहीं उठा था योगेंद्र जी। इससे यह पता चलता है कि बोलने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गाहे बगाए चाय की चर्चा पर विरोध जरूर हो सकता है, लेकिन जब उनको सही प्लेटफॉर्म पर अपनी बात रखनी होती है तो वहां पर उनको लगता है कि अगर हमने अपनी बात रखी तो संगठन हमें नसीहत नहीं देगा बल्कि हमको बाहर कर देगा, या फिर हमें स्पष्टीकरण मांग लेगा कि आपने ये किस बात पर कही है, किस भी आप पर आपने ये बात कही है। रहा सवाल की बीजेपी का, क्योंकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का 3 दिवसीय दौरा है, आप देखेंगे स्वागत से लेकर के कोर ग्रुप की बैठक तक हर कोई, सिर्फ एक विंग काम नहीं कर रहे, तमाम प्रवक्ता हमारे साथ बैठे हुए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जब इनकी बैठक ली होगी तो जाहिर सी बात है इनके सामने पूरे 2027 का खाका तैयार हो गया होगा कि आक्रामकता कैसी रहेगी, बिंदुवार कैसे अपनी बात रखनी है और किस बात को प्रमुखता के साथ आगे ले जाना है। और भारत सरकार और राज्य सरकार मिलकर के अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति को क्या विकास की मुख्य धारा से जोड़ पा रहे हैं या नहीं जोड़ पा रहे हैं, वो डिलीवरी सिस्टम के माध्यम से वोट बैंक में तब्दील होगा कि नहीं होगा, बूथ मैनेजमेंट कैसा होगा, इन तमाम बातों का गुरु ज्ञान या गुरु मंत्र या यूं कहें कि जीत मंत्र देकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहां से जाएंगे। और किसी भी पार्टी का जब राष्ट्रीय अध्यक्ष आता है तो जाहिर सी बात है कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह दिख जाता है। निश्चित रूप से जब राष्ट्रीय पार्टी हो, राष्ट्रीय पार्टियों के अध्यक्ष आते हैं तो निश्चित रूप से नब्ज टटोलने का तो वक्त बहुत लंबा मिलेगा, लेकिन एक बार के लिए एक मैसेज हो जाता है कि अब दिन दूर नहीं है और आपको अब चुनावी तैयारी में जुट जाना चाहिए। हालांकि मैं एक बात यहाँ जरूर कोट करना चाहूंगा कि बीजेपी 24/7 किसी भी राज्य में देख लीजिए वो इलेक्शन मोड पे है और कार्यकर्ताओं को, चाहे वो पन्ना प्रमुख हो, चाहे बूथ प्रमुख हो या फिर दूसरे कार्यकर्ता हो, किसी भी तरह के टीम हो, उसे पूरी तरह से उसका फीडबैक लेना, उन्हें काम में व्यस्त रखना, ये तमाम जो चीजें करती हैं निश्चित रूप से इलेक्शन के वक्त एक्सरसाइज काफी काम भी आती है। कमलेश अमन जी हमारे साथ में जुड़ी हुई है, मैम आपके पास में आना चाहूंगा। विपक्ष विरोध कर रहा है, चले उनका अपना काम है, लेकिन आपकी पार्टी के अध्यक्ष देवभूमि में और बनने के बाद पहली बार आए हैं, चुनाव अगले साल हैं, तो इसे पूरी चुनावी तैयारी के रूप में देख सकते हैं। बिल्कुल योगेंद्र जी, आपने कहा कि विपक्ष विरोध कर रहा है। अभी विपक्ष के भी 4-5 तारीख को उनके भी कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता आने वाले हैं, तो मुझे नहीं लगता कि विपक्ष विरोध कर रहा होगा, क्योंकि ये अपने अपने संगठन का काम है और सब अपने अपने संगठन के लिहाज से प्रदेश में आते हैं और अपने कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करते हैं। अब रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो मैं श्रीनिवास जी की बात से काफी हद तक सहमत हूँ कि पार्टी के अंदर हमारा, क्योंकि अब ये चुनावी साल है, तो जाहिर सी बात है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे नवनियुक्त बने हैं, तो पहली बार उन्होंने हमारा देवभूमि उत्तराखंड को चुना यहाँ आने के लिए। वो इसीलिए कि क्योंकि यहाँ पर चुनाव आने हैं तो जो कार्यकर्ता है हमारा, जो पार्टी संगठन का जो हमारे कार्य करने की जो योजनाएं हैं, उनको हम कैसे और अमल में ला सकते हैं और कितनी तेजी से हम लोगों के बीच में अपने प्रचार प्रसार को पहुंचा सकते हैं, हमारी क्या क्या ऐसी ऐसी योजनाएं हैं, हमारी क्या कार्यशैली है। और सही कहा अभी श्रीनिवास जी ने कि हमारा जो बूथ कमेटी का एक अध्यक्ष भी है या पन्ना प्रमुख भी है, वो भी लगातार जनता के बीच में है। और तीसरी बार हम अपने कार्यकर्ताओं के बलबूते पर और प्रदेश की जो प्रबुद्ध जनता है उनके भरोसे पर हम तीसरी बार यहाँ हैट्रिक लगाने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है, क्योंकि हम चुनाव जीतने के बाद घर नहीं बैठते योगेंद्र जी। चुनाव जीतने के बाद हम
अगला हमारा मिशन तय होता है कि हमें क्या करना है और आगे के लिए भी हमें तैयारी करनी है, क्योंकि हम राजनीतिक संगठन है। अगर हम राजनीतिक संगठन जीतने के बाद इस गुमा में बैठ गए कि हम तो जीत गए हैं, अब आगे तो हो ही जाएगा, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी लगातार, आपने जो अभी कहा कि 24/7 हम काम करते हैं, वाकई ये सत्य है कि हम काम करते हैं। और अभी जब हमारे यहाँ पर अध्यक्ष जी पहुंचे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, कल से लेके आज तक जिस तरीके से हमारी कई दौर की बैठक, हमारे चाहे मंत्रीगण हो, विधायक हो, सांसद हो, तमाम सबके साथ हो चुकी है, कोर कमेटी से लेकर के और बूथ कमेटी तक के जो हमारे कार्यकर्ता है, उन सब के साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने संवाद किया है और बहुत अच्छा संवाद किया है। और जाहिर सी बात है कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो हमें एक जीत का मंत्र भी देंगे और एक नई ऊर्जा के साथ इस प्रदेश के जो कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी को, उसको कहीं ना कहीं आगामी अहम जो टिप्स होने चाहिए, जो हम क्या लेकर के जाएंगे, हम अपनी जनता के बीच में अपने सरकार की जो योजनाएं उनको किस तरीके से ले जाएंगे, कैसे हम प्रचार करेंगे, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं हमारे क्योंकि अभी कल तक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहाँ पर होंगे, बहुत सारी ऐसी चीजें देखने को मिलेगी, बहुत सारा ऐसा नया देखने को मिलेगा। अभी हमारे पंत भाई एक बात कह रहे थे कि जो हमारे जो लोग हैं, देखिए वाकई अच्छा और एक उचित जो प्लेटफॉर्म होता है, संगठन की जो मर्यादा है, जो एक सीमा है अनुशासन की, वो रहनी चाहिए और वो भारतीय जनता पार्टी में बखूबी है। हमारे पास ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां पर हम अपनी बात को बहुत बखूबी और बहुत अच्छे से रख सकते हैं। वहां पर किसी को डांट नहीं लगती, बल्कि उनकी उन समस्याओं का समाधान किया जाता है। क्योंकि अभी इन्होंने कहा कि भाई वहां वो बोलते नहीं है, हाथ नहीं उठता है, नहीं, वो अपनी जो अगर उनकी किसी प्रकार की कोई भी समस्या है या कोई शिकायत है, तो वो उस प्लेटफॉर्म पर बताने का काम करते हैं और उनकी उस समस्या का समाधान होता है। और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक नेता, प्रत्येक कार्यकर्ता एक दूसरे के साथ मिलकर एक मिशन है साथ में लेकर के चलता है कि हमें केवल अपनी पार्टी को जिताना है और हर संभव जिताना है। बस यही हमारा एक प्रयास होता है। हम किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करते, केवल हम अपनी लकीर को लंबा खींचते हैं, हम अपने कार्यों को दिखाने की कोशिश करते हैं। हम किसी को ये नहीं कहते कि जी इसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया, या हम उसकी तरफ को कोई गलत टिप्पणी नहीं करते। हम ये कहते हैं कि हमने ये किया है, इसलिए जनता हम पे भरोसा करेगी और जनता हमें तीसरी बार यहाँ पर हैट्रिक लगाने का मौका देगी। और हम पूरी तैयारी पर है, चुनाव कभी भी हो, क्योंकि एक अपना समय है चुनाव होने का, चुनाव होंगे, लेकिन हम पूरी तरीके से तैयार है, हमारा संगठन तैयार है, हमारी कार्यकारिणी तैयार है, प्रदेश से लेकर राष्ट्र तक की हमारी कार्यकारिणी लगभग पूरी तैयार हो चुकी है। हमारे बूथ कमेटी, तमाम मंडल, जिला, प्रदेश की कार्यकारिणी हमारी पूरी तरीके से तैयार है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आने से वाकई एक कार्यकर्ताओं में जो उत्साहवर्धन होता है, जो एक ऊर्जा मिलती है, वो कहीं ना कहीं आगे चल करके उस ऊर्जा का, उस कार्य करने की क्षमता का कहीं ना कहीं आकलन हो जाता है। जब कार्यकर्ता अपने बताए हुए जो नेता के रास्ते पर, उसके पद चिन्हों पर चलने की कोशिश करता है, तो जाहिर सी बात है कि पार्टी की जीत भी होती है। अनुशासन सर्वोपरि है, संगठन सर्वोपरि है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी आज विश्व की नंबर 1 पार्टी है, देश की नंबर 1 पार्टी है, इसीलिए। जी, मैं वापस आ रहा हूं आपके पास में। मंजू त्रिपाठी जी कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता हमारे साथ में है। मंजू जी, नितिन नवीन आए हुए हैं, बीजेपी काफी उत्साहित है, 4-5 को राहुल गांधी रहेंगे, अल्मोड़ा, पौड़ी और उसके बाद देहरादून, उनका भी अपना व्यस्त कार्यक्रम है। आप लोग कितने उत्साहित अपने नेता से? बीजेपी का कहना है कि हम लोग तैयारी में थे इलेक्शन पूरी तरह से, और दावा भी किया जा रहा है कि 27 का इंतजार है, वैसे चुनाव तो हम ही जीतेंगे, हमारी हैट्रिक तैयार है। और नितिन नवीन के आने से कार्यकर्ताओं में जिस तरह का स्फूर्ति और उत्साह दिखाई दे रहा है, वो हमारा एक बहुत बड़ा आधार होगा, ये दावा है बीजेपी का। अनम्यूट करिए मैम, म्यूट है आपके यहाँ से, अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। हेलो जी मैम, प्लीज कंटिन्यू। आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ, सॉरी, मैं थोड़ा देर से ज्वाइन किया क्योंकि दूसरे फोन से ज्वाइन नहीं हो पा रही थी। प्रथम सबको नमस्कार। जो है अभी आपने कहा कि चुनावी जो है जंग नहीं है, चुनावी, पहली बात तो ये बताना चाहूंगी कि ये चुनावी जंग नहीं है, चुनावी पर्व है। 5 साल तक जनता जो है, प्रेजेंट जो मौजूदा सरकार है, उसको एसेस करती है, उसके बाद जो है अपनी मत देती है और अपने जननायक को, अपने राज्य के जननायक को, अपने देश के जननायक को चुनने का काम करती है। जहां तक बात है दौरे की, बिल्कुल सही बात है, चुनावी पर्व है तो दौरे इनके भी होंगे, दौरे हमारे भी होंगे, सभी के होंगे। लेकिन
अभी मेरी बहन कमलेश जी ने कहा कि हम जीतने की बात करते, ये बिल्कुल मानते हैं कि भाजपा को जनता से कोई लेना देना नहीं है, खाली बोल रहे हैं हम अपना काम गिनाएंगे। गिनाइए ना काम, अग्निवीर जैसी योजना गिनाइए, अंकिता हत्याकांड के हत्यारा जिसका आप लोगों ने कल स्वागत किया है उसका नाम बताइए, और जो है आपने महंगाई बेरोजगारी 100 के पार जो पेट्रोल डीजल के दाम चले गए उसको बताइए। गैस सिलेंडर जब 400 रुपए का होता था तो स्मृति ईरानी जी जो है रोड पे लेके बैठ जाती थी, भारत सरकार को चूड़ियां बेचने का काम करती, आज वो कहाँ गायब है? किस बिल में घुस गई है स्मृति ईरानी जी? जब 1000 रुपए से ऊपर गैस सिलेंडर का दाम हो गया, जब 40 रुपए पेट्रोल होता था तो आप लोग सड़कों पे उतरते थे, आज 100 पार कर गया, सेंचुरी मार गया है पेट्रोल डीजल। इन कामों को गिनाइए, इनको लेके जनता के बीच में जाइए। हमारे नेता राहुल गांधी जी जो है देश के नेता हैं और जो है गरीबों के मसीहा हैं। अभी आप लोगों ने देखा है कि किस तरह नीट परीक्षा में जिस बच्चे ने आत्महत्या की थी उसके परिवार को किस तरह से उन्होंने मदद करने का काम किया, निर्भया के भाई को किस तरह उन्होंने पढ़ाया, अपने पैर के छालों की परवाह न करके पद यात्रा कर रहे थे। एक दिन सचिवालय में घोषित कर दो, मुख्यमंत्री आवास में घोषित कर दो कि हमारे अधिकारी जो है साइकिल से आएंगे, और दूसरी ओर आप अपनी दादागिरी दिखाते हुए अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को बुलाने के लिए पूरा रोड ब्लॉक कर देते हैं। अरे भाई आपकी जागीर है क्या रोड? जनता की रोड नहीं है। इन सब चीजों को जनता जरूर असेस करेगी और उसके बाद जो है अपना मत देगी। और जहां तक बात है राहुल गांधी जी, तो राहुल गांधी जी की ऐसी छवि है, बेदाग छवि है, बहुत ईडी सीबीआई सब कुछ इन्होंने बैठा लिया, बहुत परेशान किया हमारे नेता को, लेकिन हमारे नेता जैसे सोना तप के चमकता है उसी तरह राहुल गांधी जी की छवि है। कुछ नहीं कर पाए भाजपा वाले, जो है बहुत कुछ करने की कोशिश की। और जहां तक चुनाव की बात है, इस बार जनता त्रस्त हो चुकी है ना बाबा ना, बहुत हो गई भाजपा की सरकार, इनके कारनामे देख देख के जनता त्रस्त है। इसलिए आए दिन आप देखिए महिला अपराध किस तरह से बढ़ रहा है, किस तरह से जनता परेशान है, सरेआम किस तरह से मर्डर हो रहा है, ये काम गिनाइए। मैं अपनी बहन को कहना चाहूंगी प्लीज इसको लेके जनता के बीच में जाइए कि हमारी जब तक सरकार है किस तरह से जो है सरेआम मर्डर हो रहा है, दिन दहाड़े मर्डर हो जा रहा है। यहाँ तक कि जो देहरादून रिटायर्ड लोगों के लिए सेफ था, ब्रिगेडियर जोशी की हत्या हो जाती, उनकी क्या गलती थी कि वो जो है मॉर्निंग वॉक पे गए थे। मंजू जी मैं जवाब दिलवाऊं? कमलेश जी आपकी बातों का जवाब देने के लिए बहुत ही बेताब हैं, आतुर हैं। जी कमलेश जी, ये कहना है अपोजिशन का कि जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं मुद्दों का, आ रहा हूँ चलिए मैंने हालांकि जंग नहीं कहा, मैंने कहा कि चुनाव जीतने के लिए इनका पूरा एजेंडा इन्होंने बता दिया कि हैट्रिक बनाने की तैयारी है हमारी, क्योंकि हम तो खुद भी महासमर चलाते हैं। तो कमलेश मैं आपके पास में आना चाहूंगा मैं और जानना चाहूंगा कि जो एक मिनट मैं वापस आऊंगा सेकंड राउंड में आपको लूंगा। विपक्ष का कहना है कि जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं, देखिए विपक्ष के पास में है क्या मुद्दे उठाए जा सकते हैं, अब इनके पास में गिनाने के लिए ये तो है नहीं कि चलिए 10 साल से हमने ये काम कर दिए। जो पब्लिक में कई खामियां होंगी इनको लगता होगा, जो विपक्ष को लगता है वही चीजें हैं। तो मंजू जी का कहना है कि हमने जो मुद्दे उठाए उनका जवाब दीजिए। देखिए मैं अभी आपने एक सवाल किया था हमारी बहन से, आपने कहा कि इनके तो राष्ट्रीय अध्यक्ष आ गए हैं, इनकी तो तैयारी चल रही है, आपके राहुल गांधी जी भी आने, आपकी क्या तैयारी है? अब आप यहाँ पर देखिए, प्रदेश की जनता भी देखती है इस चीज को कि मतलब कांग्रेस अपने आप ही हास्यास्पद हो जाती है, अपने आप को मजाक बना लेती है। जो सवाल किया गया उसका जवाब नहीं है, लेकिन मुद्दे इस तरह के गिनवाने शुरू कर दिए, केवल कटाक्ष, नकारात्मकता, नेगेटिविटी और झूठा प्रचार। आप इनसे थोड़ा पेशेंस रखवा लीजिए, बड़ी हैं और थोड़ा सा टीचर भी है, थोड़ा सा मर्यादा में रहेंगी तो अच्छी बात है। मैंने इनके सारे वो आरोप थे वो सारे सुने और अपने आप को ग्रहण भी किया मैंने इनके सारे आरोपों को। तो देखिए इन्होंने, ये इनका काम है क्योंकि विपक्ष है, ये आरोप लगाएंगे, लेकिन उन आरोपों में कितनी सत्यता है, कितने वो सिद्ध होते हैं, ये जनता बताती है, जनता अपना रिजल्ट देती है। जनता जो काम करता है उसको भी देखती है, जो नहीं करता उसको भी देखती है, जो झूठी अफवाहें फैलाता है उनको भी देखती है और जो सच्चाई पर चलता है उनको भी देखती है। भारतीय जनता पार्टी लगातार हर समस्या का समाधान करने के लिए पुष्कर सिंह धामी जी जिस तरीके से ताबड़तोड़ कार्य कर रहे हैं, निर्णय ले रहे हैं, लोगों के बीच में है, जनता के बीच में संवाद कर रहे हैं,
और कहीं ना कहीं इस विकास को जो हमने धार देने का काम किया है उससे कहीं ना कहीं अब कांग्रेस बौखला रही होगी। उनको लग रहा होगा कि भाई हम 27 में क्या लेकर के जाए, तो क्यों ना हम अंकिता बहन का मुद्दा उठा लें, क्यों ना हम अग्निवीर का मुद्दा उठा लें, क्योंकि ये ऐसे मुद्दे हैं जो भावनात्मक जुड़े होते हैं। लेकिन प्रदेश की जनता जान चुकी है कि कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ इन मुद्दों को उठाकर केवल अपने आप की जो राजनीतिक रोटियां सेकने का जो उनका एक तजुर्बा है ना, केवल वो कर रही है, बाकी और कुछ भी नहीं है। और ये गौण हो चुके हैं। हमने सीबीआई की जांच बिठा दी है, उसमें जांच चल रही है। अग्निवीर हमारे बच्चे जो है उसमें जा रहे हैं, अपने कार्य कर रहे हैं, इनको परेशानी है हर चीज से। अगर आप नकारात्मकता ही फैलाएंगे तो जनता आपको उसी नजरिए से देखेगी। कुछ तो सरकार ने अच्छा किया होगा, वो सकारात्मकता भी तो बोलने का काम करे ना। विपक्ष का काम होता है सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर के इस प्रदेश की जो विकास का पहिया है उसको आगे तक चलाने का काम करे। लेकिन खाली नकारात्मकता फैलाएंगे, खाली झूठ बोलेंगे। अरे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए हैं, वो संगठन के अध्यक्ष हैं, संगठन के लिहाज से वो आए हैं। आपके राहुल गांधी जी भी आएंगे, तो आप उनकी क्या तैयारी कर रहे हैं? उनके आने से कितनी ऊर्जा मिलती है कार्यकर्ताओं को, ये बताओ। हमें तो फायदा होता है योगेंद्र जी, हमें तो राहुल जी के आने से फायदा होता है। वो जिस राज्य में जाते हैं वहां पर भाजपा आती है, तो हमें फायदा होता है। हम तो चाहते हैं राहुल जी यार हमें फायदा होगा जी। चले मंजू जी देंगे इसका जवाब। मंजू जी, तैयारी किस तरह की है राहुल गांधी की? सारी पब्लिक डोमेन में है। वो पहले दिन अल्मोड़ा आएंगे, वहां पे जनसभा करेंगे, फिर पौड़ी में वो पूर्व सैनिकों से मुलाकात करेंगे और उसके बाद वो देहरादून आ जाएंगे, जहां में आपके संगठन की एक बड़ी बैठक होगी। तो क्या तैयारियां हैं इसकी? कमलेश जी को भी आप बता दीजिए, अगर डिस्क्लोज आप कर सकें, कोई ज्यादा गोपनीय नहीं हो तो। दूसरा, इनका ये बीजेपी हर राज्य में कहती है कि राहुल गांधी का पग फेरा बीजेपी के लिए बहुत अच्छा रहता है। देखिए, वो मैंने कहा ना, दिल बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है। अभी हमारी बहन कह रही थी तैयारियां हमारे नेता को इनकी तरह से शोबाजी पसंद नहीं है कि जनता को कहो साइकिल पे आओ और उनके लिए रोड ब्लॉक कर दो, उनके काफिले को देखो। तो ऐसा हमारा नेता नहीं है। हमारे नेता को आपने देखा साइकिल भी चलाई है। तो हमारे नेता का मुकाबला इनके नेता, किसी नेता से गट्टू वट्टू से नहीं हो सकता है, जिन्होंने इस राज्य को शर्मसार किया है। तो हमारा एक वार्ड अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष कमलेश जी उनको जवाब देने दीजिए। हमारी बहन ने कहा अग्निवीर में जा रहे हैं बच्चे। अरे भाई, मरता क्या न करता आपके राज्य में। पेपर लीक, बच्चे आत्महत्या करे। 4 साल की नौकरी के लिए बेबस है वो, फौज में जाने के लिए 4 साल में आप बाहर निकालने का काम कर रहे हैं। तो इस तरह का कृत्य आपका है। तो जनता जो है हमारे कांग्रेस पार्टी सभी लोग काफी उत्साहित है राहुल जी का। हम अपने उत्तराखंड में राहुल जी का स्वागत करते हैं और पूर्ण रूप से हमें पूर्ण विश्वास है कि राहुल गांधी जी के आने से जो है हम लोगों का मनोबल और भी बढ़ेगा और 2027 में इस अहंकारी और बेशरम सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। चले, आरोप अपने अपने रहेंगे। किसी का सरकार में है तो निश्चित रूप से डबल इंजन की सरकार है, उसका दावा किया जाएगा कि हमने दोनों जगह मिलकर के ये काम किए हैं। विपक्ष है, उन्हें खामियां नजर आएंगी, तो मुद्दा यही रहने वाला है। चले, हमारे सहयोगी श्रीनिवास जी का रुख करने चाहिए। श्रीनिवास, क्या लगता है आपको कि अभी से ही ये जो तलखियां, बयानबाजी, इसे उसी रूप में देखें या फिर जैसे जैसे दिन नजदीक आएंगे, कोई बड़े नेता का दौरा होगा तो उसी तरह से पारा भी चढ़ेगा? बिल्कुल योगेंद्र जी, ये हमारे देश के लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि पक्ष और विपक्ष जिस प्रकार से आरोप और प्रत्यारोप कर रहे हैं, ये जनता के लिए लोकतंत्र का वरदान है। सरकार क्या काम कर रही है जरूरी नहीं है। देखो, सब कोई सर्वगुण संपन्न हो जाए, सरकार के पास कोई जादू की छड़ी भी नहीं है कि अचानक से सब कुछ ठीक कर दे, और विपक्ष के पास वो चश्मा भी नहीं है कि सब कुछ सरकार को बता दे। लेकिन अगर सरकार कोई काम करती है और विपक्ष उस पर कोई आलोचना करता है या कोई सुझाव देता है, तो सरकार का लोकतंत्र में दायित्व बनता है कि विपक्ष की भी सहभागिता अपने साथ करे और उस समस्या का समाधान करे। बात अगर उत्तराखंड की होगी तो जाहिर सी बात है, हम पर्वतीय राज्य हैं और पर्वतीय राज्य में योगेंद्र जी आज भी 26 साल के बाद हम बुनियादी जरूरतों पर सवाल कर रहे हैं। चाहे तत्कालीन मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी से लेकर के पंडित नारायण दत्त तिवारी तक, भगत सिंह कोश्यारी बीच में रहे, जनरल खंडूड़ी आज हमारे बीच में नहीं है, वो बीच में रहे, डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक रहे, विजय बहुगुणा, हरीश रावत, ये तमाम ऐसे नाम हैं, त्रिवेंद्र सिंह रावत, वर्तमान में पुष्कर सिंह धामी। हर किसी ने प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं इस पर एक समीक्षा इतना जरूर कहना चाहूंगा
कि आरोप और प्रत्यारोप से एक कंक्लूजन निकलता है, एक निष्कर्ष निकलता है। उस निष्कर्ष को आत्मसात करने की आवश्यकता है और जनता को तय करना है कि क्या वाकई में विपक्ष के द्वारा उठाए गए मुद्दों पर सरकार फेल हुई है, या फिर विपक्ष के मुद्दों की काट सरकार ने अपनी बात को रख करके जनता को लाभान्वित किया है और जनता ने उनको सिरोधार्य करते हुए फिर से उनको एक बार मौका दिया है। क्योंकि तराजू तो जनता के हाथ में है, कौन से मुद्दे सही बैठे, कौन से नहीं बैठे, टाइमिंग क्या होगी, बड़ा नेता आएगा तो टेम्पो चुनाव का किस कदर बढ़ेगा, पारा कैसे चलेगा, किस तरीके का चुनाव जाएगा, 26 साल का लेखा जोखा जब सामने आएगा तो जाहिर सी बात है जनता वोट करते वक्त उस चीज को तय करेगी। लेकिन इसके इतर योगेंद्र जी ये बात जरूर कहूंगा, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों बड़े राष्ट्रीय दल है, इनके पास अपना संगठन है, अपने संगठनात्मक बैठकें हैं, अपने कार्यकर्ताओं को देने के लिए टास्क है कि आपको ये करना है, आपको इस योजना पर खंडन करना है, इस योजना का लाभ लेना है, कार्यकर्ताओं के जरिए पहुंचाना है। यानी बीजेपी और कांग्रेस में दोनों आगे बढ़ने वाली पार्टियां हैं। सवाल यह है कि जनता की नब्ज को सही समय पर कौन टिक करता है, कौन क्लिक करने के बाद उसको डिलीवरी सिस्टम में डेवलप कराता है, उसी की जीत तय है। और उत्तराखंड में सारे मिथक अब टूट चुके हैं, सारे मुख्यमंत्रियों ने अच्छा काम किया, कोई भी ऐसा मुख्यमंत्री नहीं है अगर जनता के बीच में ले जाए, किसी की कोई योजना अच्छी रही है, किसी की कोई योजना खराब रही है, लेकिन आज भी बुनियादी जरूरतों पर पक्ष और विपक्ष को एक बार, मैं कहता हूं कि सिर्फ एक बार 2027 के विधानसभा चुनाव में एक बार ये सहमति बना करके आगे बढ़ने की जरूरत है। क्या वाकई में, क्योंकि जब 25 साल के बाद कोई युवावस्था के ऊपर बढ़ जाता है ना, तो उसके कंधों पर देश क्या, प्रदेश क्या, पूरी दुनिया को चलाने की ताकत होती है। क्या हम उत्तराखंड में वो ताकत पैदा कर पाए हैं, इस पर आत्ममंथन करने की जरूरत है। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि एक्सरसाइज देखिए, हर राजनीतिक दल अपने धरातल को भी समझता है, अपने एजेंडे को भी समझता है कि जनता के बीच हम जा रहे हैं तो क्या लेकर के जा रहे हैं, उन्होंने कितना काम किया है, उसे बेहतरीन तरीके से कोई नहीं समझ सकता। क्या कमजोरी और क्या खूबी है वो बहुत अच्छे से समझते हैं। तो यही इस तरह का चुनाव होता है, ये लोकतंत्र का पर्व है और अभी तो सिलसिला शुरू हुआ है। आगे आने वाले दिनों में बहुत सारे एजेंडे, बहुत सारी चीजें और बहुत सारी तैयारियां भी आपको दिखाई देंगी। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और खास खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।